हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 19th ऑफ दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है ध्रुव 64 के ऊपर। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा ध्रुव 64 है क्या, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस आर्टिकल में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। फिर आपको एक मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो सके। इतने दिन समरी देखने के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। जो कुछ भी मैं आपको समझाता हूँ पूरी समरी में, उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि आपको मैं उस स्थिति में लाके खड़ा कर दूं कि अगर कभी भी कोई भी सवाल यूपीएससी पूछ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, क्या अप्रोच रहता है, कहाँ पे यूपीएससी ट्रैप डालती है, कहाँ पे यूपीएससी गलतियाँ करती है और कैसे आर्टिकल से क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं। मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं चल रहा है कि सुबह के समय जब चाय लेकर के बैठो तो चाय की चुस्कियों पे आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, फिर चलो आज की ताज़ा खबर हो रही है। ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आप अगर कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप हमेशा दिमाग में रखिए आप एक एस्पिरेंट हो। आप कोई जोग्राफर या फिर एडिटर या फिर कोई भी फिलोसोफर नहीं हो कि आपको हर एक पॉइंट उस नज़रिए से देखना है। एकमात्र उद्देश्य है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो वो इसलिए पढ़ रहे हो कि अगर उस आर्टिकल से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, कभी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेंस में, तो एटलीस्ट आप आंसर कर सको। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी ब्रॉड हो जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है साहित्य अकेडमी ने जो अपने अवार्ड की अनाउंसमेंट करनी थी उसको कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे आपको पहले मैं एक सिग्निफिकेंस बता दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा साहित्य अकेडमी क्या है, किस तरीके से वर्क करती है और कैसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एनसीएसटी के ऊपर, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर। ये इन्वेस्टिगेट करेगी एक मर्डर के केस को। अब जब भी मर्डर का नाम आता है आप सुनते होगी जो आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन एनसीएसटी ने अगर कोई केस अपने हाथ में ले रखा है तो कोई ना कोई उसके पीछे रेशनल होगा। तो इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा कि ये क्या सिग्निफिकेंट है, इस केस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से एनसीएसटी ने ले रखा है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे यूपीएससी एनसीएसटी से सवाल पूछ सकती है और पूरे इसकी स्टैटिक पोर्शन आपको मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है अगेंस्ट इंडिगो। अब आपने सुना होगा इंडिगो की रिसेंटली कितने सारे फ्लाइट के डिस्ट्रप्शंस हुए हैं। अब वो होने के बाद फाइनली सीसीआई ने इंक्वायरी इनिशिएट कर दिया। इस आर्टिकल में जो भी पॉइंट्स हैं वो आप अक्सर सुन रहे हो, लेकिन आपने जो सीसीआई का एस्पेक्ट है वो थोड़ा कम सुना होगा। अगर सुना भी होगा और आपसे पूछ लिया जाए कंप्लीट सीसीआई की इंफॉर्मेशन बताइए, कौन सी बॉडी है, कौन से एक्ट के द्वारा बनी है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड हो जाए। और अगर कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में आप होने चाहिए। ठीक है। फिर आप नोटिस करेंगे जीएस 223 में क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंटेनिंग द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया, रेफर द रीसेंट डिसीजंस। अब ये और ये एक साथ रिपीट, इसको हटा भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही चीज़ है जो यहाँ पे है। ठीक है। सो डिस्कस द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट बताऊंगा मैं सीसीआई के बारे में, वो सारे रोल्स ही होंगे सीसीआई के, किस तरीके से जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं अपनी डोमिनेंट पोजीशन का वो एक फ़ायदा उठाती हैं, तो उसके अब्यूज़ को रोकने के लिए सीसीआई कैसे काम करता है। तो ये जो आर्टिकल के पॉइंट्स मैं बताऊंगा उन सभी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को डिसमिस कर दिया है जो कि कोल्हापुर बेंच के रिगार्ड में थे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप पढ़ोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि किस तरीके से जुडिशरी जस्टिस फॉर ऑल करने के लिए, जस्टिस टू ऑल को प्रूफ करने के लिए, उसको सही रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कैसे एफर्ट ले रही है, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है कोल्हापुर बेंच का या सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसमिस किया पिटीशन, आखिर पिटीशन क्या थी वो भी आपको मैं बताऊंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब ये इतना बड़ा आर्टिकल है, अब अक्सर क्या होता है आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ोगे और पढ़ने के बाद आप सोचोगे इसमें से मैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए निकालूं। आप पढ़ोगे आपको अच्छा भी लगेगा, जो साइंस फील्ड से है, जिसने बीटेक किया हुआ है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता है, तो उसको अंदाज़ा होगा कि माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं। लेकिन अब अगर मुझे आपको समझाना है एंड यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, तो मैं क्या अप्रोच लूँगा। सबसे पहले आपको बताऊँगा माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं। ये समझ लीजिए दिल है, किसी भी अगर डिवाइस का दिल है जहाँ से प्रोसेस
होती है इंफॉर्मेशन। अब जब कह रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर मतलब बहुत ही माइक्रो दिल है, ऐसे समझ लो, आपको सिर्फ समझना है। तो ध्रुव 64 इंडिजिनस, फुली इंडिजिनस 64 बिट का ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है जो कि सीडैक के द्वारा बनाया गया है अंडर जो इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री है। तो अब ये जो बनाया गया है ये माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में सीडैक ने बनाया है, और ये किसके अंडर में आती है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आपका इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए ध्रुव 64 है क्या। ऐसे बोल सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू दिस टर्म ध्रुव 64। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर हमारे पास खुद का माइक्रो प्रोसेसर होगा तो हमारी जो डिपेंडेंस है फॉरेन प्रोसेसर्स पे वो कम हो जाएगी, हमारी जो स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी है वो इंप्रोवाइज हो जाएगी, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्फ रिलायंस है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अब यहाँ पे किस पे बना है, RISC के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, इसका साधारण सा मतलब होता है कि यहां पे जो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, RISC का मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसका साधारण सा एक शब्द में बताऊं तो यहां पे ये बहुत ही शॉर्ट समय में काफी ज्यादा ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अगर यहां पे एक पॉइंट बताऊं, इंडिया का जो ओवरऑल प्रोसेसर इकोसिस्टम है वहां पे आपको शक्ति, अजीत, विक्रम, फिर आपको तेजा, ध्रुव 64 अब आया है। तो आपको करना क्या है, जितने लिखे हुए हैं जैसे शक्ति, अजीत, विक्रम, तेजा, ध्रुव, आपने ध्यान दिया होगा यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, 2 से 3 टर्म्स लिख देंगे, फिर बोलेंगे ये बताइए ये कैसा है, इसके बारे में बताइए। जैसे आपने नोटिस किया होगा बर्ड्स के बारे में बोल दिया था, 3-4 चीज़ें दे दी और फिर बोला कि भैया आप बताइए कि जो 3-4 चीज़ें लिखी गई हैं इन 4 ऑप्शंस में से क्या है, इंसेक्ट्स है या फिर ये कोई दूसरा मैमल है या जो कुछ भी है। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं भैया शक्ति, अजीत, विक्रम क्या है, बोल देंगे माइक्रो प्रोसेसर, फिर बोल देंगे सैटेलाइट। तो आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे इंडिया के प्रोसेसर इकोसिस्टम में आते हैं। ठीक है, अब यहां पे कुछ अनक्लियर चीजें, मतलब अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कितना पावर को ये कंज्यूम करेगी। यहां पे प्रॉपर तरीके से भी बहुत सारी चीजें हैं जो मिसिंग है, लेकिन जो आपको यूपीएससी के लिए जानना है वो चीजें फुलफिल हो चुकी हैं। क्या है ये, ध्रुवा 64 बिट के ऊपर ये बना है, इसलिए इसको 64 कह दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा स्टार्ट किया गया एक प्रोग्राम है जिसमें इंडिजिनस सीपीयूज बनाने के लिए एक उद्देश्य रखा गया है। इसका मेन गोल क्या है, ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है वो रिड्यूस की जा सके और टेक सॉवरिटी मेंटेन की जा सके। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉवरिटी, मतलब हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। इवन दो टेक के मामले में हमारे पास पॉलिटिकल सॉवरिटी है, लेकिन टेक सॉवरिटी अगर होनी है तो हमें सबसे पहले अपनी जो डिपेंडेंस है चाहे वो किसी भी रिगार्ड में हो वो कम करनी पड़ेगी दूसरों के ऊपर। अब यहाँ पे सीडैक जो है ये क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये इसलिए मैंने लिख दिया। अक्सर यूपीएससी क्या करेगी, बोल देगी सीडैक एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड द मोमेंट यू लिसन दिस टर्म स्टैट्यूटरी बॉडी, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि यूपीएससी में अक्सर ये पॉइंट ऐसे किए जाते हैं कि वो लिख देंगे स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो ऑटोनॉमस बॉडी है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीडैक क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसी ने क्या डेवलप किया है, ध्रुव 64 को किया है। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक में आता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, पॉलिसीज को, फंड प्रोग्राम्स को ये बनाती है सेमीकंडक्टर और चिप्स मिशन के रिगार्ड में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सीडैक इज द डेवलपर ऑफ ध्रुव 64 माइक्रोप्रोसेसर, इज इट राइट? एब्सोल्युटली। फिर कह रहे हैं ध्रुव 64 हैज बीन डेवलप्ड अंडर माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ मीट, क्या ये सही है? अब सोच के देखो, यस दिस इज एब्सोल्युटली राइट। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है सीडैक इज स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी। अब देख रहे हो ये है मेन पॉइंट, ऐसे ही यूपीएससी ट्रैप डालती है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी मैंने बताया कि सीडैक कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये क्या है, ये आपकी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो काम करती है। ठीक है, कहाँ पे आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक में। तो यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट तो उन्होंने सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये लाइन करके इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया। सो 1 and 2 इज द राइट वन। चलो अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल पे, नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, साहित्य अकेडमी ने जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसमें अनाउंस करना था एनुअल लिटरेरी अवार्ड, उसको कैंसिल कर दिया है। अब कैंसिल करने के पीछे रीजन क्या बताया कि भैया हमें ना डायरेक्टिव मिले थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। अब ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा कि भाई आप जो है ना अनाउंसमेंट को कैंसिल कर दो, और साहित्य अकेडमी कैंसिल भी कर दिया। ऐसा क्यों है, तो मिनिस्ट्री से पूछा गया, तो मिनिस्ट्री ने कहा भैया ऐसा है,
हम ना MOU साइन कर चुके हैं जुलाई 25 में, और वो भी 4 ऑटोनॉमस कल्चरल बॉडीज के साथ, एक साहित्य अकेडमी, एक संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और इस MOU के अंतर्गत कोई भी अवार्ड में रीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो उसके लिए मिनिस्ट्री की कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। किसी भी अवार्ड का डिक्लेरेशन नहीं किया जा सकता विदाउट प्रायर अप्रूवल, और इसके लिए ये चीज़ करना ज़रूरी है। इस वजह से जो मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि भैया हम जो भी चीज़ किए हैं वो अंडर MOU किए हुए हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा इसमें आपको इस चीज़ को एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मिनिस्ट्री ने कह दिया और साहित्य अकेडमी में अपने पॉइंट को ये रख दिया है। ठीक है, अब यहां पे पॉइंट क्या है, जो साहित्य अकेडमी है वो क्या होता है, ये तो पूरा न्यूज़ हो गया। न्यूज़ में क्या है वो आपको करंट का पता चल गया। अगर मैं साहित्य अकेडमी के बारे में बताऊं तो इंडिया की नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स कही जाती है साहित्य अकेडमी। साहित्य मतलब क्या होता है, समथिंग रिलेटेड टू बुक। 1954 में बनाई गई थी और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। यहां पे क्या है, जो इंडियन लिटरेचर पर्टिकुलरली 24 लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग इंग्लिश, ये भी प्रमोट करने का उद्देश्य रहता है साहित्य अकेडमी के पास। यहाँ पे जो अवार्ड्स दिए जाते हैं किसमें, 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। और यूपीएससी क्या करेगा, आपको अक्सर स्टेटमेंट में ऐसे दे देंगे कि भैया यहाँ पे 25 है, 26 है, तब वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। अब अगर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑलवेज रिमेंबर, मैंने क्लास में भी यही चीज़ बोली है, कभी भी आपके सामने लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स कि यू नीड टू कंसिडर दीज 3 स्टेटमेंट्स बाय कंसिडरिंग समथिंग। लेकिन यहां समथिंग तो दिया ही नहीं है। जनरली क्या होता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू समथिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ समथिंग, लेकिन जब नहीं दिया है इट सिंपली मीन्स यू नीड टू कंसिडर दीज 3 स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली। जब इंडिपेंडेंटली कंसिडर करोगे तो आप 1 को 3 के साथ, 3 को 2 के साथ ऐसे इंटरकनेक्ट कर सकते हो। जो बच्चे क्लास किए हैं उनको ये बात पता है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट क्या है, साहित्य अकेडमी इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इज दिस राइट? एब्सोल्युटली। It promotes literature in 24 Indian languages. ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अरे भाई, अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है तो कैसे ऑटोनोमस हो जाएगा? आप समझ रहे हो पॉइंट को? दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी एक्ट के द्वारा कोई चीज बन रही है दैट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर आप ऐसे बोल सकते हैं अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा पास किया गया है तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी बन जाएगा। जैसे नीति आयोग का आप एग्जाम्पल सुन, तो नीति आयोग क्या है? क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखोगे तो क्या है, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो ये सारे क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इन बॉडीज का मेंशनिंग होगी, इनके कुछ फंक्शंस होंगे, इनके कुछ उद्देश्य होंगे जो ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर। ये इन्वेस्टिगेट करेगा एक मर्डर, और मर्डर मतलब क्या है, इसमें एक माइनर ट्राइबल स्टूडेंट जो कि कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का बच्चा था भुवनेश्वर में, उसका मर्डर हुआ। और एनसीएसटी ने अपनी जो पावर थी अंडर आर्टिकल 338A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उसके पास पावर दी गई है संविधान के द्वारा कि वो इंक्वायरी को कंडक्ट कर सकती है, तो इस पावर का इस्तेमाल करके जो एनसीएसटी है उसने नोटिस इशू किया किसको, उड़ीसा गवर्नमेंट को, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम होम, एजुकेशन, एसटी/एससी वेलफेयर, साथ ही साथ डीजीपी को, और उससे ये मांगा कि भैया आप हमें अपनी रिपोर्ट दीजिए कि आपने क्या एक्शन लिया है और क्या है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का निचोड़। अब यहां पे पॉइंट ये था कि 2 आर्टिकल की बात हुई, एक तो ये 338A की बात हुई है, साथ ही साथ एनसीएसटी के ऊपर बात हुई है। तो अब यहां पे आपको मैं समझाऊंगा कि एनसीएसटी क्या है और 338 के रेफरेंस में क्या है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑलवेज रिमेंबर, यूपीएससी में ऐसा कर सकते हैं, आपके सामने लिख देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये X, लिख देंगे ये स्टैट्यूटरी बॉडी है Y। तो आपको वहां पे ध्यान से पता होना चाहिए, जब कभी इफ समथिंग इज बीइंग रेफर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इट सिंपली मीन्स दैट देयर शैल बी, देयर हैज टू बी मेंशनिंग ऑफ दैट बॉडी इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर मेंशनिंग नहीं है दैट मींस वो स्टैट्यूटरी बॉडी, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। लेकिन एनसीएसटी का है कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन, दैट टू ऑन द 338A, तो इस वजह से ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 2004 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं, इसके पास पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की, इंक्वायर करने की, समन और रिकमेंड
एक्शन के ऊपर। अब देखिए एमपीएससी में 2022 में सवाल क्या पूछा गया? It is a constitutional body which came into existence in 2004. Is this right? Absolutely, this is right. Its function is to inquire into specific complaints with respect to deprivation of rights and safeguard of scheduled tribes. क्या ये statement सही है? बिल्कुल सही है. It works to improve the literacy rate of tribal community. क्या ये statement सही है? Absolutely. हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपने जो नोट्स बनाए हैं वहां से क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको थीम पता होगा, आपको पता होगा कि किस तरीके से यूपीएससी में या फिर एग्जाम्स में पॉइंट्स डाले जाते हैं, वो हमेशा डाले जाते हैं थीम के ऊपर। मतलब ये अगर एनसीएसटी है तो इसका मेन क्या उद्देश्य होगा, तो उन उद्देश्य आप निकाल पाओगे। इट फंक्शंस इज टू फैसिलिटेट वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल वुमेन। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, whenever you see any particular statement and you are confused about it, so always put a question tag. And when I'm saying question tag, it means you need to put a question tag of what, why and how. And the moment you will put this question tag of what, why, how, your understanding will be further improvised. You will have this understanding that how exactly this question is getting framed, because in this statement, in this whole question, they are referring, you need to consider the following statement. I mean, what are the statements with regard to NCSTs which are correct? So in order to know the correct one, you need to know first of all theme of NCST. So theme मैंने आपको पूरा समझा दिया, तो यहाँ पे for all of the above is the right one. चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है? सीसीआई ने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है अगेंस्ट इंडिगो। आपने रिसेंटली सुना होगा बहुत सारी इंडिगो की फ्लाइट जो थी कैंसिल हो गई थी। अब कैंसिल होने के पीछे रीजंस कहीं रोस्टर सिस्टम को बताया जा रहा था, कुछ अलग अलग XYZ रीजंस आए थे। लेकिन अब जब बहुत सारी कंप्लेंट्स सीसीआई के पास पहुंची कि भैया इतना फ्लाइट डिसरप्शन हुआ, इतने मल्टीपल रूट्स पे हुआ, इतना नुकसान हुआ है, कुछ तो होना चाहिए। तो सीसीआई के पास जब इतनी कंप्लेंट्स गई तो उन्होंने इंक्वायरी को इनिशिएट कर दिया है। अब ये जो इंक्वायरी हुई है, इनिशिएट हो गई है, ये अंडर कंपटीशन एक्ट 2002, क्योंकि सीसीआई ने कहा है कि भैया प्राइमा फेसी ग्राउंड पे हमारे पास रीजंस हैं, हमारे पास ग्राउंड्स हैं दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। लेकिन अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि एक्चुअल में कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स या डिटेल्स उनके पास आई हुई हैं। ऑल दे हैव सेड कि भैया हमारे पास कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा ये पावर दी गई है कि अगर कभी भी कोई भी कंपनी अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठाती है, देन वी हैव दिस पावर अंडर दिस एक्ट। और ये चीज कब ज्यादा उठ गई? जब इंडिगो ने मोर देन 5005 को कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो इसमें कंप्लेंट जो रजिस्टर हुई है दैट इज ऑन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। और इसमें यह कहा गया कि अपनी डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया? इन्होंने सप्लाई को रोक लिया, और सप्लाई को रोक के अपनी जितनी भी प्राइजेस थी उसको बहुत ही शार्प इंक्रीज कर दिया था। और जब ये हुआ तो ये डोमिनेंट पोजीशन का एक अब्यूज है, और जिसके कारण सीसीआई ने ये पूरे एक्शन लिए हैं। अब अगर मैं आपको सीसीआई के बारे में बताऊं तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एंड आई हैव कंटिन्यूअसली टोल्ड यू दैट स्टैट्यूटरी बॉडी इज अ बॉडी व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एंड व्हेनेवर यू सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट सिंपली मींस अ बॉडी व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो सीसीआई जब कभी भी आपके सामने आ रहा है तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ऑपरेशनल हुआ है 2009 के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट कॉम्पिटिशन, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस को प्रिवेंट करना, और जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करना। अगर मैं आपको इसके फंक्शन की बात बताऊं तो यहां पे जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स होते हैं, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना, मर्जर एक्विजिशन जिससे बहुत ही ज्यादा एडवर्स मार्केट इंपैक्ट ना हो कभी किसी मर्जर एक्विजिशन पे, और पेनल्टीज को लगाना। अगर मैं आपको कॉम्पोजिशन की बात करूं तो यहां पे चेयरपर्सन प्लस अप टू 6 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब आपने सीसीआई का नाम सुना होगा गूगल के केस में। गूगल ने क्या किया था? गूगल के ऊपर एक बहुत एक्विजिशन लगा हुआ था कि भाई इन्होंने ना अपनी डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करके अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश की थी। कैसे? इन्होंने कहा था अगर आप प्ले स्टोर पे कोई भी चीज, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहां पे आपको गूगल प्ले का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब आप कोई थर्ड पार्टी आप ट्रांजैक्शन करोगे तो वहां पे आप किसी थर्ड पार्टी ऐप का या थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको इन्हीं का करना पड़ेगा। तो इससे उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर भी बिल्डअप हुआ था, और सीसीआई ने इस चीज को प्रॉपर तरीके से इनिशिएट भी किया था। ठीक है, चलो अब यहां पे आप क्वेश्चन देखिए जो GS 223 में क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंटेनिंग द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय द MNCs। तो यहां पे क्या है, आप मेन चीज देखिए, रोल
इन कंटेनिंग अब्यूज के लिए मैंने डाला है, मार्केट मॉनिटरिंग करता है, फिर डिटरेंस करता है थ्रू पेनाल्टीज, इंश्योरिंग कंज्यूमर वेलफेयर और रीसेंट डिसीजंस में ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ एक आइडिया है, ये मतलब नहीं है कि आप इसी आंसर को एग्जैक्टली फ्रेम अप कर दोगे, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए मैंने यहां पे पॉइंट डाले हुए हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे देखिए HPSC 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन मार्केट इन इंडिया, इज इट राइट? एब्सोल्युटली दिस इज राइट। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, हमेशा ध्यान रखिए मैंने क्या कहा है, एक क्वेश्चन टैग लगा दीजिए, क्या ये प्रोटेक्ट करेगा कंज्यूमर के इंटरेस्ट को? बिल्कुल करेगा। टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, क्या ऐसा है? यस। टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, क्या ये सही है? यस। तो यहां पे 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब नेक्स्ट आर्टिकल को आपको बहुत ही मैं लेमन भाषा में समझाता हूं। हुआ क्या है भाई साहब, एक ना पिटीशन फाइल हुई, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। अब पिटीशन में ये कहा गया कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है इन्होंने अपनी एक सर्किट बेंच को एस्टेब्लिश करने के लिए बात कही थी, मतलब जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसकी बेंच जहां बैठ रही है मेन, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी एक सर्किट बेंच बताएंगे कोल्हापुर में, और कोल्हापुर में ऑल्टरनेटिव डेज पे आकर के जजेस बैठेंगे। तो जो पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, कहा गया भैया ये आर्टिकल 14 को वायलेट कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सुनिए ध्यान से, ये जो भी निर्णय लिया जा रहा है, अगर कभी भी कोई भी हाई कोर्ट, तो मतलब एक तरीके से ये जो जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक माइलस्टोन के तरीके से काम करेगा। तो उसने कहा है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन है उसका क्या उद्देश्य है, उसका मेन उद्देश्य है कि जस्टिस को लोगों के नजदीक लाया जाए। तो अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी कोई भी सर्किट बेंच कोल्हापुर में बनाई है देन इट इज कंप्लीटली फाइन। तो उन्होंने इस जो अगस्त 1 का नोटिफिकेशन था उसको अपहेल्ड किया, और साथ ही साथ ये चीज कही कि भाई जो कुछ भी हुआ है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे जो आर्टिकल 14 का चैलेंज हुआ था उसको भी रिजेक्ट कर दिया है, और कोर्ट ने रूल दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो लिए जाते हैं उसमें ये देखना जरूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट आइडेंटिकल हो रहा है सभी रीजन्स के लिए, नहीं हो रहा है। मतलब लोगों का कहना था कोल्हापुर में क्यों एस्टेब्लिश कर रहे हो भाई सर्किट बेंच, किसी और जहां पे करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हर जहां पे आर्टिकल 14 नहीं ला सकते हो, बिकॉज रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। और जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो आपका एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव फैक्टर है और विच इज परमिसिबल। ये चीज कई बार केसेस में देखी भी गई है। अगर मैं आपको बताऊं इस जजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, तो एक्सेस टू जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको रीइंफोर्स करता है, साथ ही साथ कंफर्म करता है हाई कोर्ट कैन सेट अप सर्किट बेंचेस। ठीक है, क्लैरिफाई करता है आर्टिकल 14 का मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में भी। अगर जुडिशरी कोई भी डिसीजन ले रहा है तो जरूरी नहीं है कि भैया वहां पे आप एज इट इज कहीं भी थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ हो रहा है तो उसमें मतलब ये नहीं कि आप आकर के बोलोगे यहाँ पे वॉयलेशन हो रहा है फिर पिटीशन डालोगे। ये स्ट्रेंथनिंग होती है इसकी, जुडिशियल ऑटोनॉमी को और स्ट्रेंथन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है वो चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ये जो पीडीएफ मिलेगा इस पीडीएफ में आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।